जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग अपवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। लोग अपवाह तंत्र एक मेरे दोस्त ने कमेंट किए थे कि ये जो बुक है टॉपिक वाइज है या चैप्टर वाइज। तो यह जो बुक है ना ही चैप्टर वाइज है और ना ही टॉपिक वाइज है। यह जो उत्कर्ष यानी कि गौरव सर के द्वारा क्लास लिया गया है, यानी कि 7 फेरों का सीरीज चला गया है। अभी शायद उसका 5वां सीरीज हाल ही में आया था, 5वां या 6वां सीरीज। तो उसी सीरीज पर आधारित यह बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। इसमें सबसे पहले हम लोग सिंधु नदी को देखते हैं लोग। इसका उद्गम की बात की जाए तो सिंधु नदी तिब्बत के कैलाश पर्वत, किस पर्वत, कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू नामक के हिमनद यानी कि ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? तो बाएं तट की बात की जाए कि बाएं तट पे कौन कौन सी नदी उपस्थित है? तो संयोग नदी हो जाएगी, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गोस्टिंग व द्रास नदी। ये सब जो नदियां हैं यह सिंधु की सहायक नदियां और एक किस तरफ स्थित हैं? तो बाएं तट पे स्थित हैं। उसके बाद है दाएं तट पे कौन कौन सी नदी स्थित है? तो यह काबुल, खुर्रम, तोची, गोमल, बिबोआ और शंकर नदी। यह जैसे यहाँ पे बिबोआ है, इस तरह का टाइपिंग एरर हो सकता है, टाइपिंग एरर या जो प्रिंट हुआ होगा उसमें हो सकता है। तो मैं कोशिश किया हूँ कि पहले इसका यानी कि जो यह बुक है इसका पहले वीडियो देखूँ, उसके बाद इसे यानी कि रिव्यू करके तभी वीडियो बनाऊँ। तो छोटी छोटी गलती हो सकती है, उसके लिए आप लोग से सॉरी। अब ये चलिए देखते हैं लोग कि सिंधु व उसकी सहायक नदियों द्वारा बनने वाले द्वाब। सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा बनने वाले कौन कौन से द्वाब है? तो सबसे पहले है बिष्ट द्वाब है। यह ब्यास और सतलज नदी के बीच है। बिष्ट द्वाब किस नदी के बीच है? तो ब्यास और सतलज नदी के। बारी द्वाब यह ब्यास और रावी नदी के बीच स्थित है। रचना द्वाब यह रावी और चेनाब नदी के बीच स्थित है। उसके बाद है चाज द्वाब यह चिनाब और झेलम नदी के बीच स्थित है। और सिंध द्वाब यह सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। सिंधु और झेलम नदी के बीच कौन सा द्वाब है? तो सिंध द्वाब। अगला टॉपिक है नदी और उसके प्राचीन नाम और प्राचीन नाम के साथ उसका उद्गम स्थल भी दिया गया है और वह किस स्थान में बहती है। तो जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोग सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? शत्रुंधि था। और इसका उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? राक्षस ताल इसका उद्गम स्थल हो जाएगा। और यह तिब्बत, भारत और पाकिस्तान यानी कि 3 देशों से बहती है। अब है ब्यास नदी को बिपाशा, इसका प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम बिपाशा था। और इसका उद्गम की बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल ब्यास कुंड हो जाएगा। इसका उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? ब्यास कुंड हो जाएगा। और यह भारत में बहती है। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम परुष्णी था। और यह रोहतांग दर्रा यानी कि रोहतांग दर्रा से निकलती है और भारत पाकिस्तान दोनों देशों में बहती है। चेनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो अश्विनी था। और बड़ा लाचला इसका उद्गम स्थल है और भारत पाकिस्तान इन 2 देशों में यह नदी बहती है। अगला है झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो बीतस्ता था। और वेरीनाग झील इसका उद्गम स्थल की बात किया जाए इस नदी का तो वेरीनाग झील है और भारत पाकिस्तान यह दोनों देशों में बहती है। उसके बाद अगला टॉपिक है पंच नदी की प्रमुख नदियाँ। पंच नदी में कितनी नदियाँ शामिल है? तो 5 नदियाँ शामिल है, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोग झेलम नदी पे बनाए गए कौन कौन सी परियोजना है? तो सबसे पहला है उड़ी परियोजना और तुलबुल परियोजना। यह 2 जो परियोजना है किस नदी पे बनाए गए हैं? तो झेलम नदी पे बनाए गए हैं। किस नदी पे बनाए गए? झेलम नदी पे बनाए गए हैं। उसके बाद ये अगली नदी है रावी नदी पे स्थित कौन कौन सी परियोजना है? अब उसको देखते हैं लोग, जिसमें है चमेरा परियोजना जो हिमाचल प्रदेश में है। चमेरा परियोजना कहाँ पे है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। थीन परियोजना यह रंजीत सागर बांध, इसे यानी कि थीन परियोजना को और किस नाम से जाना जाता है? तो रंजीत सागर बांध के नाम से जाना जाता है। पंजाब में जम्मू कश्मीर की सीमा पर स्थित है थीन परियोजना। चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चेनाब नदी है। और इस पर कौन कौन सी परियोजना स्थित है? तो दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना, किश्तवाड़ व बगलिहार परियोजना। ये दुलहस्ती, सलाल, किश्तवाड़, बगलिहार यह परियोजना किस नदी पे बनाई गई है? तो यह चेनाब नदी पे बनाई गई है। उसके बाद है ब्यास नदी। पंचनद की एकमात्र नदी जो पूरी तरह से भारत में बहती है, यानी कि जो ब्यास नदी है यह 5 नदियों में से एक ऐसी नदी है जो यह पूरी तरह भारत में बहती है। इस पर पोंग बांध ये जो कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस पर पोंग बांध बनाया गया है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद अगला है सतलज नदी प्रमुख परियोजना, यानी कि सतलज नदी पे कौन कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना इस पर बनाया गया है। किस पे? सतलज नदी पे। अब हम लोग गंगा नदी के बारे में देखते हैं लोग। गंगा नदी के बारे में उसकी विशेषता, कुल लंबाई की बात की जाए तो 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाएगी। अपवाह राज्य यानी कि गंगा के किनारे कौन कौन से राज्य बसे हुए हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल ये सभी क्या हैं? तो गंगा के अपवाह राज्य हैं। मुख्य डेल्टा, इससे बनाए गए कौन कौन से डेल्टा हैं? तो सुंदरवन डेल्टा है जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना यानी कि तीनों नदियों के द्वारा बनाया गया यह डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा संयुक्त रूप से।
उसके बाद ये देखते हैं लोग प्रमुख स्थल कौन कौन सा स्थल क्या कहलाता है। उसके बाद ये अगला टॉपिक देखते हैं लोग प्रमुख स्थल, यानी कि यह जो नदी है विष्णु प्रयाग, जो विष्णु प्रयाग है वह क्यों कहलाता है, तो जहाँ अलकनंदा और धौली गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा नदी जहाँ मिलती है उसे विष्णु प्रयाग कहा जाता है। नंद प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा और नंदाकिनी जहाँ मिलती है उसे नंद प्रयाग कहा जाता है। कर्ण प्रयाग, यहाँ पे अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है, अलकनंदा और पिंडार नदी जहाँ मिलती है उसे कर्ण प्रयाग कहा जाता है। रुद्र प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलती है उसे रुद्र प्रयाग कहा जाता है। देव प्रयाग, यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से गंगा बनती है, तो कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है कि गंगा कहाँ से बनती है, तो देव प्रयाग से। देव प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, तो अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है। और प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती, गंगा, यमुना और सरस्वती यानी कि तीनों नदियाँ कहाँ पे मिलती है, तो प्रयागराज में। इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। उसके बाद ये अगला टॉपिक देखते हैं लोग गंगा नदी की सहायक नदी। गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो बाएं तट, बाएं तट की बात की जाए तो बाएं तट पे कौन कौन सी सहायक नदी है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदी, महानंदा नदी। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा नदी, ये जो नदी है गंगा की सहायक नदी, यह किस तट पे स्थित है गंगा की, तो बाएं तट पे स्थित है। दाएं तट, दाएं तट की बात की जाए तो यमुना, टोंस, करमनाशा, सोन, पुनपुन, ये जो नदी है गंगा की सहायक नदी, यह गंगा की बाएं तट पर स्थित है। उसके बाद ये अगला टॉपिक है, अगला नदी का नाम है यमुना की सहायक नदी। यमुना की सहायक नदी बाएं तट पे टोंस, हिंडन, रिंद और सेंगर व वरुणा नदी। दाएं तट पे चंबल, सिंध, बेतवा व किन नदी, चंबल, सिंध, बेतवा व किन नदी, यह किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी। और किस तट पे बहती हैं, तो दाएं तट पे बहती हैं। उसके बाद है चंबल नदी। चंबल नदी प्रमुख बांध परियोजना, चंबल नदी पे कौन कौन से बांध या परियोजना बनाए गए हैं उसको देखते हैं लोग, जिसमें सबसे पहला है गांधी सागर बांध, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध, यह चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। जवाहर सागर बांध, यह कोटा राजस्थान में है। कोटा बैराज, यह कोटा राजस्थान में है। उसके बाद है दामोदर नदी। दामोदर नदी की सहायक नदियों की बात किया जाए तो बराकर, बोकारो, कोनार व जामुनिया, ये सब किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो दामोदर नदी की सहायक नदियाँ हैं। दामोदर नदी पे कौन सी परियोजना बनाई गई है, तो पंचेत बांध बनाया गया है। कौन सी परियोजना का निर्माण किया गया है, तो पंचेत बांध का। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी। उद्गम स्थल की बात किया जाए ब्रह्मपुत्र का, तो तिब्बत के कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद से होता है। नदी के उपनाम, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के कौन कौन से उपनाम हैं, तो तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है और अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग और दिहांग कहा जाता है। असम व शेष भारत में इसे असम व शेष भारत में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है और असम व शेष भारत में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, तो सियांग और दिहांग कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों की बात किया जाए तो बाएं तट पे कौन कौन सी नदी स्थित है, तो बूढ़ी दिहांग, धनसरी, उसके बाद है दिहांग, लोहित व कपिली, ये सब नदी बाएं तट पे स्थित है। दाएं तट पे कौन कौन सी नदी स्थित है, तो सुवनसिरी, कामेग, मानस, धरला, तीस्ता, संकोश, ये सब नदियाँ जो हैं यह दाएं तट पर स्थित हैं। उसके बाद हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों को देखते हैं लोग। प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी है, तो महानदी और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो बाएं तट पे हसदेव, शिवनाथ, मांड व ईब नदी, ये सभी किसे तट पे हैं, तो बाएं तट पे है। और दाएं तट पे तेल, ओंग, जोंक व उग नदी, ये सब दाएं तट पे हैं। प्रमुख परियोजना, यानी कि महानदी पे कौन कौन सी परियोजनाओं का निर्माण किया गया है, तो हीराकुंड, यह उड़ीसा में है। टिकरापारा परियोजना, यह भी उड़ीसा में है। और नाराज परियोजना यह भी उड़ीसा में है। गोदावरी नदी, उसके बाद है गोदावरी नदी, इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो बाएं तट पे कौन कौन सी नदी हो जाएंगी, तो पूर्णा, दूधना, शबरी, प्राणहिता, वर्धा, इंद्रावती, वेनगंगा और पेनगंगा इंपॉर्टेंट है। और यह जो नदियाँ हैं, यानी कि गोदावरी की सहायक नदियाँ यह बाएं तट पे स्थित हैं। दाएं तट पे नदियों की बात करते हैं लोग, तो मंजरा और परवरा है। प्रमुख जल परियोजना, यानी कि गोदावरी नदी पे कौन कौन सी परियोजना बनाया गया है, तो पोलावरम परियोजना जो आंध्र प्रदेश में है। निजाम सागर परियोजना यह तेलंगाना में है। उसके बाद है जयकवाड़ी बांध यह महाराष्ट्र में है। श्री राम सागर बांध यह तेलंगाना में है। उसके बाद अगला नदी है कृष्णा नदी। अगली नदी कौन सी है, कृष्णा नदी, इसकी सहायक नदियों की बात किया जाए तो बाएं तट पे कौन कौन सी नदी हो जाएंगी, भीमा, मूसी, कोयना और मुन्नेर, यह किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। दाएं तट पे बात किया जाए तो तुंगभद्रा, पंचगंगा, वर्णा, मालप्रभा व घाटप्रभा, ये सब कृष्णा की सहायक नदी और यह दाएं तट पे हैं।
प्रमुख जल परियोजना यानी कि कृष्णा नदी पे कौन कौन सी परियोजनाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें सबसे पहला है नागा अर्जुन सागर परियोजना। यह आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में है। तुंगभद्रा बांध यह कर्नाटक में है। श्रीशैलम बांध यह आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में है। अलमाटी बांध यह कर्नाटक में है। उसके बाद ये देखते हैं लोग कावेरी नदी की सहायक नदियों की बात किया जाए तो बाएं तट पे कौन कौन सी नदी हो जाएंगी? हेमावती, अर्कावती, हेरांगी नदी, ये सभी बाएं तट पे स्थित है। और दाएं तट पे स्वर्णवती, अमरावती, भवानी व काबिनी नदी, ये सब दाएं तट पे हैं। परियोजनाओं का बात किया जाए तो कृष्ण राज्य सागर परियोजना यह कर्नाटक में स्थित है। और किस नदी पे बनाया गया है? तो कावेरी नदी पे बनाया गया है। मेट्टूर बांध यह तमिलनाडु में स्थित है। ये भी कावेरी नदी पे निर्मित बांध है। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं लोग भारत के प्रमुख खनिजों को देखते हैं लोग, जिसमें सबसे पहला है हम लोग का लौह अयस्क के प्रकार का बात किया जाए तो हेमेटाइट, मैग्नीटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, यह किसके प्रकार हैं? तो लौह अयस्क के प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला है हेमेटाइट की बात किया जाए तो इसमें धातु का अंश कितना होता है? तो धातु का अंश लगभग 68% होता है। कितना? लगभग 68% धातु का अंश हेमेटाइट में पाया जाता है। और इसका रंग कैसा होता है? तो लाल एवं भूरे रंग का यह होता है। प्रमुख क्षेत्र यानी कि हेमेटाइट कहाँ मिलते हैं? तो उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट प्राप्त होता है। उसके बाद है मैग्नीटाइट, इसमें धातु का अंश लगभग 60% होता है। कितना प्रतिशत धातु का अंश पाया जाता है? तो 60%। और इसका रंग कैसा होता है? तो काला होता है। प्रमुख क्षेत्र की बात किया जाए तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यानी कि मैग्नीटाइट कहाँ पाया जाता है? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाया जाता है। उसके बाद ये तीसरा अयस्क है लिमोनाइट। इसमें धातु का अंश से लगभग 35 से 50% पाया जाता है। इसे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में इस प्रकार के क्षेत्र मिलते हैं। उसके बाद ये चौथा लौह अयस्क है सीडेराइट। धातु का अंश इसमें लगभग 48% पाया जाता है। कितना प्रतिशत? लगभग 48% पाया जाता है। प्रमुख क्षेत्रों की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक और बिहार में सीडेराइट की प्रमुखता यानी कि प्रमुख विस्तार है। उसके बाद सीडेराइट की रंग की बात की जाए तो यह भूरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? तो यह भूरे रंग का होता है। उसके बाद लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र, लौह अयस्क के कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं? तो उड़ीसा में यानी कि लौह अयस्क पाया जाता है। छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड में लौह अयस्कों की प्रचुर मात्रा में उपस्थिति है। अब मैग्नीज के बारे में देखते हैं लोग। मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? तो प्रमुख क्षेत्र देखते हैं लोग, जिसमें मध्य प्रदेश सबसे पहला है। मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र में मैग्नीज की मात्रा देखने को मिलती है या पाया जाता है? तो बालाघाट और छिंदवाड़ा में मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र में कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो नागपुर है, भंडारा एवं रत्नागिरी, ये सब क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध हैं। उसके बाद तीसरा है उड़ीसा में केवझर, सुंदरगढ़, बोनाई, कालाहांडी और कोरापुर, ये सब क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध हैं उड़ीसा के? तो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध हैं। कर्नाटक में उसी तरह चिल्लारी, शिमोगा, उत्तरी कन्नड़, ये सभी मैग्नीज उत्पादित क्षेत्र हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश आपका विजयनगर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में कौन सा शहर ऐसा है जहाँ पे मैग्नीज देखने को मिलता है? तो विजयनगर। झारखंड में सिंहभूमि हो जाएगी। झारखंड में कौन सा स्थान हो जाएगा मैग्नीज उत्पादन के लिए? तो सिंहभूमि हो जाएगा। उसके बाद ये बॉक्साइट के बारे में देखते हैं लोग, जिसमें प्रमुख क्षेत्र है उड़ीसा का प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है बॉक्साइट उत्पादित क्षेत्रों में? तो कालाहांडी और कोरापुट, ये सब क्या है? तो उड़ीसा के उत्पादक यानी कि बॉक्साइट उत्पादित क्षेत्र हैं। उसके बाद गुजरात में कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो भावनगर है, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली और खेड़ा है। झारखंड में लोहारदगा नहीं होगा, यहाँ पे लोहारदगा होना चाहिए। लोहारदगा और नेतरहाट पठार जो पलामू जिला में है। नेतरहाट पत्थर कहाँ पे है? तो पलामू जिला में है। उसके बाद महाराष्ट्र में देखते हैं लोग प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं बॉक्साइट उत्पादन करने के लिए? तो कोल्हापुर है, रत्नागिरी, ठाणे, सतारा व कोलाबा। तांबा उत्पादक, उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग का तांबा उत्पादक क्षेत्र में झारखंड में कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो सिंहभूम है, मौसाबनी है और सोनामाखी है। राजस्थान में खेतड़ी, अलवर, दरीबा क्षेत्र, उदयपुर, भीलवाड़ा, ये सभी किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। आंध्र प्रदेश में गुंटूर, नेल्लोर और नालकोंडा, ये सभी क्षेत्र तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। उसके बाद है सोना उत्पादक क्षेत्र, तो कर्नाटक के कौन से क्षेत्र हैं? तो कोल्लार है, रायचूर जिला है। जो कोल्लार है इसी पे KGF मूवी बनी थी। कौन सी मूवी बनी थी? तो KGF मूवी बनी थी कोल्लार पे।
उसके बाद है आंध्र प्रदेश में कौन से स्थान ऐसे हैं जहाँ पे सोना का उत्पादन किया जाता है, यानी कि सोना उत्पादक के क्षेत्र हैं। तो रामगिरी जो अनंतपुर जिला में स्थित है। रामगिरी कहाँ पे? तो अनंतपुर जिला में चिकारगुंडा खान। उसके बाद तमिलनाडु में सलेम है। उड़ीसा में संबलपुर और कोरापुट है। उड़ीसा में कौन से क्षेत्र हैं? तो संबलपुर और कोरापुट प्रसिद्ध हैं। चांदी उत्पादक क्षेत्र में राजस्थान के देखते हैं लोग कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो जावर क्षेत्र और चित्तौड़गढ़। कर्नाटक में कोलार चित्रदुर्ग क्षेत्र प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश में कुडप्पा गुंटूर व कर्नूल क्षेत्र प्रसिद्ध है चांदी उत्पादन में। अभ्रक उत्पादक क्षेत्रों में देखते हैं लोग, तो आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, विशाखापट्टनम, अनंतपुर, खम्बम और गुंटूर हो जाएगा। राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सीकर ये सभी किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। झारखंड कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद ये इंपॉर्टेंट है। झारखंड अभ्रक उत्पादन के लिए कौन कौन से स्थान है यहाँ के महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध हैं? तो कोडरमा है, हजारीबाग है, गिरिडीह है और धनबाद है। बिहार में भी अभ्रक का उत्पादन किया जाता है और उसमें कौन कौन से स्थान है? तो गया है, मुंगेर है, भागलपुर, नवादा और बांका। तमिलनाडु में तिरुनल्वेली और कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली ये सब किस लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। और यह कहाँ के क्षेत्र हैं? तो तमिलनाडु राज्य के क्षेत्र हैं। उसके बाद ये अगला टॉपिक है हीरा के प्रमुख भंडारण क्षेत्र क्षेत्र में मध्य प्रदेश का पन्ना है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में मुनीबाडुगु, बंगन, पुर्णी जिला यानी कि ये भी हीरा के भंडारण के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ का गरियाबंद, महासमुंद व रायगढ़ प्रसिद्ध है। यूरेनियम उत्पादक के क्षेत्रों की बात की जाए तो झारखंड का तुरमडी हो जाएगा, भाटीन हो जाएगा और नाखा पहाड़ हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली और कड़पा हो जाएगा। राजस्थान का उदयपुर हो जाएगा। यह सभी किस लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हैं। थोरियम उत्पादक के क्षेत्र में केरल हो जाएगा। केरल का आपका पालाकाड़ हो जाएगा और एक कोलाम हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम हो जाएगा। उड़ीसा, तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल ये सभी क्या हैं? तो थोरियम उत्पादक के क्षेत्र हैं। डोलोमाइटे उत्पादक क्षेत्रों की बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश का कुडप्पा, कुर्नूल और अनंतपुर यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध हैं। उड़ीसा का बात किया जाए तो वीर मित्रपुर जो सुंदरगढ़ भी कहा जाता है इसे। उसके बाद है संबलपुर और कोरापुट यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश का झाबुआ, बालाघाट और जबलपुर डोलोमाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। संगमरमर उत्पादक क्षेत्र में सबसे पहला स्थान आपका आ जाएगा राजस्थान का मकराना नागौर जिला में है। राज्य संबंध जैसलमेर अजमेर ये सब किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो संगमरमर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश का जबलपुर और बैतूल हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम यह भी संगमरमर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है जिप्सम उत्पादक क्षेत्र राजस्थान का नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर ये सब किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो जिप्सम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। जम्मू कश्मीर का उरी, बारामूला, डोडा ये सभी जिप्सम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली, चिंसलपेट और कोयम्बटूर ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो जिप्सम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। उसके बाद हम लोग का अगला एपिसोड शुरू होता है एपिसोड नंबर 3 की बात करते हैं लोग, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है ध्वनि। ध्वनि क्या है? तो ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो यह एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है। किस में होता है सबसे अधिक? तो ठोस में होता है। उसके बाद क्रमशः द्रव्य और गैस में होता है, यानी कि ठोस के बाद द्रव और गैस में होता है सबसे ध्वनि का वेग सबसे अधिक। निर्वात में ध्वनि की गति नहीं होती है, यानी कि निर्वात में गति ध्वनि की कितनी हो जाती है? तो शून्य हो जाती है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग के सबसे अधिक बात किया जाए तो किस में होता है? तो यह निर्वात में होता है। वह सबसे कम ठोस में होता है, यानी कि प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है? तो ठोस में, और सबसे अधिक किस में होता है? तो निर्वात में होता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो यह एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि का मापन डेसिबल में होता है। ध्वनि का माप किससे किया जाता है? तो डेसिबल से किया जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक है इकाई एक तरफ दिया गया है और उसके मात्रक दिए गए हैं, यानी कि पास्कल किसका मात्रक है? तो यह दाब का मात्रक है। पार्सेक किसका मात्रक है? तो यह दूरी का मात्रक है। डॉप्सन किसका मात्रक है? तो ओजोन की सांद्रता का मात्रक है। न्यूटन आपका बल का मात्रक हो जाएगा। जूल कार्य का मात्रक है। ओम प्रतिरोध का मात्रक है। आवेश कूलम का मात्रक है और धारा एम्पियर का मात्रक है। उसी तरह दूरी किसका मात्रक है? ये इंपॉर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम में बन चुका है वो क्वेश्चन कि दूरी किसका मात्रक है? तो यह प्रकाश वर्ष से किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। उसके बाद एक तरफ भौतिक राशि दिया गया है और उसका एसआई मात्रक दिया गया है। तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम। समय का सेकेंड।
ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडला, चाल का मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का कितना ऐसा मात्रक होता है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और संवेग का कितना होता है तो केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। और दाब का कितना होता है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी दाब का मात्रक पास्कल ना देकर यही देता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर देता है। उसके बाद ये अगला टॉपिक है प्रमुख संविधान संशोधन। प्रमुख के संविधान संशोधन की बात करते हैं लोग, जिसमें सबसे पहला है 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में होता है। कब होता है या तो 1978 में होता है। इस संविधान के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया। क्या अधिकार बनाया गया? संपत्ति के अधिकार को तो विधिक अधिकार बनाया गया। आरंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। आरंभ में कितने मौलिक अधिकार थे तो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं तो 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 से तक है। 102वां संविधान संशोधन यह कब होता है तो 2018 में होता है। यह संविधान संशोधन कब हुआ था तो 2018 में। इससे संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338 बी, यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का चर्चा हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है तो अनुच्छेद 338 के बी में किया गया है। यानी कि इस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसके बाद अगला संविधान संशोधन देखते हैं लोग। 104वां संविधान संशोधन यह कब होता है तो यह 2020 में होता है। यह कब होता है तो 2020 में होता है। इससे संविधान संशोधन के तहत लोकसभा व विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को वर्ष 2030 यानी कि 10 वर्ष तक बढ़ाया गया। कब तक बढ़ाया गया तो वर्ष 2030 तक बढ़ाया गया। यानी कि हर बार जब भी संशोधन किया जाता है तो 10 वर्ष तक ही बढ़ाया जाता है। उसके बाद ये अगला टॉपिक है वन्यजीव के बारे में देखते हैं लोग। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है तो राजसी बाघ है। इसका यानी कि साइंटिफिक नाम की बात किया जाए, इसका वैज्ञानिक नाम, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है राजसी बाघ का तो पैंथेरा टाइग्रिस है। पैंथेरा टाइग्रिस से इसका वैज्ञानिक नाम है तो बाघ का। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है तो हाथी है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा एलिफस मैक्सिमस किसका नाम है तो हाथी का वैज्ञानिक नाम है। अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस व अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गांगे डेल्फिन है। कौन है तो गांगे डेल्फिन है। और इसका वैज्ञानिक नाम की बात किया जाए तो प्लेटनिस्टा गेंगेटिक हो जाएगा। और सबसे अधिक बात किया जाए तो डॉल्फिन कहाँ पे है तो यह उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में चलाया गया था। कब चलाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर तो 1973 में चलाया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात की जाए तो यह 1992 में चलाया गया था। कब चलाया गया था 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था। उसके बाद ये अगला टॉपिक हम लोग का विधान परिषद के बारे में देखते हैं लोग। यहाँ पे एक ट्रिक दिया गया है कि तू भी मजा कर। विधान परिषद किस राज्य में है उसका ट्रिक दिया गया है तू भी मजा कर। यहाँ पे देखते हैं लोग कि भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्यों में है तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। अब ट्रिक को हम लोग ये व्याख्या करते हैं लोग। तो आपका टी से हो जाएगा तेलंगाना, टी से क्या हो जाएगा तेलंगाना, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बी एस से हो जाएगा यानी कि बिहार हो जाएगा। और उसके बाद एम से हो जाएगा महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक। यानी कि यह जो 6 राज्य है यहाँ पे क्या है तो विधान परिषद है। क्या है विधान परिषद है। उसके बाद अगला टॉपिक है प्रमुख मकबरों को देखते हैं लोग कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? बीबी का मकबरा तो औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। इसे ताजमहल की भद्दी नकल या ताजमहल की फुअर नकल कहा जाता है। किसे? बीबी की मकबरा को। हुमायूं का मकबरा चार बाग शैली में निर्मित दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है तो दिल्ली में स्थित है, जिसे पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। किसे? पूर्व का ताजमहल कहा जाता है तो हुमायूं का मकबरा को। रानी की बाग गुजरात के पाटन में स्थित सोलंकी वंश के शासकों द्वारा निर्मित है। इस बाव का चित्र भारतीय 100 रुपये के नोट के पीछे बना हुआ है। इसे वर्ष 2014 यानी कि रानी की बाव को वर्ष 2014 में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया।
बौद्ध धर्म से संबंधित पंचमहल, बौद्ध धर्म से संबंधित पंचमहल फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो पंचमहल है वह किससे संबंधित है, यानी कि किससे धर्म से संबंधित है, तो वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद ये देखते हैं लोग अथावास्का झील। अथावास्का झील कनाडा में स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है, तो यह कनाडा में स्थित है। इस झील के किनारे यूरेनियम के भंडार हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सीमा बनाती है। किससे, दो देशों के बीच 49 डिग्री अक्षांश रेखा सीमा बनाती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए और कनाडा के बीच 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सीमा बनाती है। उसके बाद ये अगला टॉपिक है हम लोग का कर यानी कि टैक्स। इसका फुल फॉर्म की बात किया जाए जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स से जीएसटी का फुल फॉर्म होता है और इसे हिंदी में वस्तु व सेवा कर कहते हैं। जीएसटी जो कर है, जीएसटी कर एक अप्रत्यक्ष कर है। यह किस प्रकार का कर है, तो यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। यह समवर्ती सूची पर लगने वाला कर है। यह किस सूची पर लगने वाला कर है, तो यह समवर्ती सूची पर लगने वाला कर है, जिसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। भारत में इस कर को विजय केलकर समिति पर लाया गया था, यानी कि विजय केलकर समिति की सिफारिश पर ही जीएसटी को लाया गया था। इस कर को भारत में सर्वप्रथम असम राज्य में प्रारंभ किया गया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब जीएसटी आया था तो जीएसटी को सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया था, तो असम के द्वारा इसे सबसे पहले लागू किया गया था। उसके बाद ये देखते हैं लोग जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, तो वित्त मंत्री। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वित्त मंत्री होते हैं। 101वां संविधान संशोधन संसद और राज्यों की विधानसभाओं दोनों की वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 279 का ए में जीएसटी काउंसिल का उल्लेख है। यहाँ पे काउंसिल भी छूट गया है, तो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी काउंसिल का उल्लेख किया गया है, तो 279 का ए में किया गया है। अब ये अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण मुद्रा। महत्वपूर्ण मुद्राओं को देखते हैं लोग। एक तरफ देश का नाम दिया गया है और एक तरफ मुद्रा का नाम दिया गया है। तो बांग्लादेश की मुद्रा का बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, टाका हो जाएगा। फिलीपींस की मुद्रा पीसो हो जाएगी और जापान की मुद्रा येन हो जाएगा। म्यांमार की मुद्रा क्यात है। वेनेजुएला की मुद्रा बोलीवर है और ईरान की मुद्रा टोमान है। क्या है, ईरान की मुद्रा टोमान है। चीन की मुद्रा युआन या रेमिनमी है। ब्राज़ील की मुद्रा रियाल है। रूस की मुद्रा रूबल है। भारत की मुद्रा रुपया है और साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है, तो रैंड है। उसके बाद ये अगला टॉपिक देखते हैं लोग उपनाम है, यानी कि ऐसे देश हैं जिसे अदर उपनाम के नाम से भी जाना जाता है। तो सुकुमारों का देश या सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है प्यासी भूमि का देश। नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, झीलों का देश, तो फिनलैंड को। लैंड ऑफ थंडर वाल्टे किसे कहा जाता है, तो भूटान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, भूटान को लैंड ऑफ थंडर वाल्टे कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो थाईलैंड को कहा जाता है। पैगोड़ा का देश किसे कहा जाता है, तो म्यांमार को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक है प्रमुख महोत्सव, यानी कि एक तरफ महोत्सव का नाम दिया गया है और वह एक तरफ राज्य दिया गया है कि वह महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो सबसे पहला है हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। रज पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो उड़ीसा में मनाया जाता है। चारकूट महोत्सव यह मिजोरम में मनाया जाता है। मरु महोत्सव यह राजस्थान में मनाया जाता है। धानु यात्रा महोत्सव यह उड़ीसा में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला असम में मनाया जाता है। मकर बिलक्कू महोत्सव यह केरल में मनाया जाता है। काला नमक चावल महोत्सव यह उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। उसके बाद ये अगला टॉपिक है तेलंगाना के बारे में देखते हैं लोग कि तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। जो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य बना, यानी कि यह किस राज्य से अलग हुआ था, तो आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना में विधानसभाओं की सीटों की संख्या 119 है। कितनी है, 119 है। तेलंगाना में 17 लोकसभा व 7 राज्यसभा की सीटें हैं। तेलंगाना की राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व, तेलंगाना में कौन कौन सी राष्ट्रीय उद्यान है और टाइगर रिजर्व है उसको देखते हैं लोग। मिर्गवानी राष्ट्रीय उद्यान, कासु ब्रह्मानंदे रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, अमराबादी टाइगर रिजर्व, नागा अर्जुन सागर, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। हुसैन सागर झील तेलंगाना में स्थित है। हुसैन सागर झील कहाँ पे स्थित है, तो यह तेलंगाना में स्थित है।
उसके बाद ये अगला टॉपिक है निम्न देशों की संसद, यानी कि किस देश की संसद को किस नाम से जाना जाता है, अभी उसको देखते हैं लोग। तो सबसे पहला हम लोग का नेपाल है। नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय पंचायत। अफगानिस्तान का शूरा, बांग्लादेश का जातीय पंचायत, जापान, ये इंपॉर्टेंट है, जापान की संसद को क्या कहा जाता है, तो डाइट कहा जाता है। इजराइल की संसद नीशेट कहलाती है। स्पेन की संसद कोटेज कहलाती है। स्वीडन की संसद रिक्सडोम कहलाती है। और पाकिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है, तो मजलिस ए शूरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मजलिस ए शूरा कहा जाता है। चीन की संसद नेशनल पीपुल्स असेंबली कहलाती है। मालदीव की संसद मजलिस कहलाती है। क्या कहलाती है, मजलिस कहलाती है। उसके बाद ये अगला टॉपिक है प्रमुख के पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मनीला कहाँ पे है, तो फिलीपींस में, मनीला में प्रदान किया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ पे प्रदान किया जाता है, तो मनीला फिलीपींस में प्रदान किया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। इस पुरस्कार को पाने वाले प्रथम भारतीय विनोबा भावे थे, जिन्हें 1958 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मनीला फिलीपींस में एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो मनीला में। नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। कहाँ पे दिया जाता है, तो स्टॉकहोम में दिया जाता है। लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य अमेरिका, यह कहाँ पे है, यानी कि लॉस एंजल्स कहाँ पे है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार कहाँ पे दिया जाता है, तो लॉस एंजल्स में दिया जाता है। उसके बाद ये अगला टॉपिक है जनगणना 2011 को देखते हैं लोग। वर्ष 2011 की जनगणना, यहाँ पे जनसंख्या नहीं होना चाहिए क्योंकि जनगणना होना चाहिए कि 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे, तो चंद्रमौली थे। कौन थे, जनगणना आयुक्त चंद्रमौली थे। आदर्श वाक्य जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। शुभंकर की बात किया जाए तो प्रगणक के शिक्षिका इसका शुभंकर था। भारत में लिंगानुपात को प्रति 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर ज्ञात किया जाता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कई बार पूछ देता है क्वेश्चन कि भारत में लिंगानुपात जो होता है वह लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर ज्ञात किया जाता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य, यानी कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कहाँ पे अधिक है, तो सर्वाधिक के लिंगानुपात वाले राज्य कौन है, तो सबसे पहला आपका केरल हो जाएगा। सबसे पहले केरल, उसके बाद तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, यानी कि 1000 पुरुषों से अधिक के यहाँ पे महिलाओं की जनसंख्या है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन है, तो हरियाणा। उसके बाद सिक्किम के बाद आपका पंजाब है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एकमात्र राज्य केरल, जिसका लिंगानुपात 1084 यानी कि 1000 से अधिक है। केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 से अधिक के लिंगानुपात पुदुचेरी का है और कितना है, तो 1038 है। कितना है, 1038। उसके बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में देखते हैं लोग। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यह गुजरात में बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है, तो गुजरात में बनाया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में किया गया। इसका उद्घाटन सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। और इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो 182 मीटर है। कितनी है, 182 मीटर। इस मूर्ति के वास्तुकार कौन है, तो राम सुथार थे। यह मूर्ति अहमदाबाद यानी कि गुजरात के साधुबेट द्वीप पे नर्मदा नदी के केवड़िया स्थान पर स्थित है। उसके बाद ये अगला टॉपिक है कॉफ़ी के बारे में देखते हैं लोग। कॉफ़ी के उत्पादन में ब्राज़ील प्रथम स्थान पे है। ब्राज़ील में स्थित सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्राज़ील में जो स्थित सेंटोस बंदरगाह है उसे किस बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो उसे कॉफ़ी बंदरगाह भी कहा जाता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो फेजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील की अमेजन नदी के घास के मैदान को सेल्वास कहा जाता है। ब्राज़ील की अमेजन नदी के घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो सेल्वास कहा जाता है। उसके बाद ये अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में देखते हैं लोग, जिसमें सबसे पहला सम्मेलन है स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष 1972। यह कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। इस सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किस सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो स्टॉकहोम सम्मेलन को। इस सम्मेलन में पर्यावरणीय मुद्दों पर निर्णय लिया गया।
दूसरा सम्मेलन देखते हैं लोग, रियो सम्मेलन वर्ष 1992 में हुआ था और यह एक पृथ्वी सम्मेलन था। यह किस प्रकार का सम्मेलन था? तो यह एक पृथ्वी सम्मेलन था जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ था। उसके बाद तीसरा सम्मेलन है क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन जो वर्ष 1997 में हुआ था। यह कब हुआ था? तो वर्ष 1997 में हुआ था, जापान के क्योटो शहर में हुआ। यह सम्मेलन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था इसमें। उसके बाद अगला सम्मेलन है नागोया प्रोटोकॉल सम्मेलन वर्ष 2010। यह कब हुआ था? तो वर्ष 2010 में हुआ था, जापान के नागोया शहर में 29 अक्टूबर 2010 को हुए इस प्रोटोकॉल पर भारत ने जैव विविधता एवं सतत विकास के रूप में इस पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद अगला टॉपिक है निम्न संगठन व उनका मुख्यालय कहाँ पे है? तो सबसे पहला है यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के यूएसए में है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क के यूएसए में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। यूरोपियन यूनियन के मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय की बात की जाए तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ पे? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद हम लोग एपिसोड 4 को देखते हैं लोग, जिसमें सबसे पहला है टॉपिक है ओलंपिक खेल के बारे में देखते हैं लोग। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 के यूनान के एथेंस शहर से हुई थी। कहाँ से हुई थी? एथेंस शहर से हुई थी। इन खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा करवाया जाता है। इस समिति की स्थापना 23 जून 1894 को स्टॉकहोम यानी कि थाईलैंड में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? थाईलैंड में हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। यानी कि ओलंपिक के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। उसके बाद ओलंपिक देखते हैं लोग, सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो सबसे पहला संस्करण एथेंस में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1896 में हुआ था। उसके बाद 31वां ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरियो में हुआ था 2016 में। 32वां ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो टोक्यो जापान में हुआ था। कहाँ पे? टोक्यो जापान में हुआ था 2020 में। 33वां कहाँ पे हुआ था? तो पेरिस फ्रांस में हुआ था 2024 में। 34वां लॉस एंजल्स में होगा 2028 में। और 35वां ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा 2032 में। उसके बाद ये अगला टॉपिक है बजट के बारे में देखते हैं लोग। बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। यानी कि जो बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण, संविधान में किसका वर्णन है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 का उल्लेख है। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट षणमुखम सेठी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सर्वाधिक बार बजट मोरारजी देसाई द्वारा प्रस्तुत किया गया। बजट एक धन विधेयक है। बजट किस प्रकार का विधेयक है? यह एक प्रकार का धन विधेयक है। संविधान में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 109 में किया गया है। किसमें किया गया है? संविधान में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 109 में किया गया है। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान अनुच्छेद 110 में किया गया है। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो धन विधेयक होता है उस पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। किसमें है? संयुक्त बैठक का प्रावधान किसमें किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसके बाद अगला टॉपिक है रेड क्रॉस संस्था के बारे में देखते हैं लोग। इसकी स्थापना का बात की जाए तो 1863 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1863 में हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा रेड क्रॉस की स्थापना होती है। भारत में स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में। भारत में इसकी स्थापना 1920 में होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इस संस्था को 3 बार 1917, 1963, 1944 से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 1901 में शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति हेनरी ड्यूनेंट हैं। कौन थे? वर्ष 1901 में शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो हेनरी ड्यूनेंट थे।
उसके बाद ये अगला टॉपिक है प्रमुख पुस्तकें। प्रमुख पुस्तकों को देखते हैं लोग, जिसमें सबसे पहला पुस्तक है हम लोग का मृग कटिकम या शूद्रक की पुस्तक है। किनकी पुस्तक है? शूद्रक की। लाइफ डिवाइन या अरविंद घोष की पुस्तक है। बुद्धचरितम या अश्वघोष की पुस्तक है। कादम्बरी या बाणभट्ट की पुस्तक है। अर्थशास्त्र या चाणक्य की पुस्तक है। अष्टाध्यायी या पाणिनि की पुस्तक है। किसकी है? पाणिनि की पुस्तक है। उसके बाद है बीजक किसकी पुस्तक है? तो यह कबीरदास की पुस्तक है। पंचतंत्र या विष्णु शर्मा की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? पंचतंत्र तो विष्णु शर्मा की। इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। पद्मावती या मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है। किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक का नाम क्या है? पद्मावती। उसके बाद ये अगली पुस्तक का बात करते हैं लोग, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यह किसकी पुस्तक है? तो नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। मिड नाइट चिल्ड्रन या सलमान रुश्दी की पुस्तक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स या अरुंधति राय की पुस्तक है। एन एरा ऑफ डार्कनेस यह किसकी पुस्तक है? तो शशि थरूर की पुस्तक है। व्हाइट टाइगर यह किसकी पुस्तक है? तो अरविंद अडिगा की पुस्तक है। इन ए फ्री स्टेट या BS नोबेल की पुस्तक है। नाट्यशास्त्र या भरत मुनि की पुस्तक है। डिवाइन कॉमेडी किसकी पुस्तक है? तो दांते की पुस्तक है। पृथ्वीराज रासो यह चंद्रबरदाई की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? चंद्रबरदाई की। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित यह पुस्तक है। कामसूत्र या वात्सायन की पुस्तक है। गीत गोविंद या जयदेव की पुस्तक है। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। विनय पत्रिका तुलसीदास के द्वारा यह लिखी गई पुस्तक है। अब ये ओलंपिक के प्रतीक के बारे में देखते हैं लोग। अगला टॉपिक है ओलंपिक के प्रतीक में पांच रंगीन चक्र विश्व के महाद्वीपों को दर्शाते हैं, जिसमें नीला रंग किसे दर्शाता है? तो यूरोप को दर्शाता है। यूरोप महाद्वीप को कौन सा रंग दर्शाता है? तो नीला रंग। पीला रंग एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। काला रंग अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। हीरा रंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। हरा रंग किससे महाद्वीप को दर्शाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को। लाल रंग अमेरिका में, यानी कि यह इसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों महाद्वीप पे सम्मिलित है। किसमें? लाल रंग में। ओलंपिक के ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1920 के एंटवर्प पे बेल्जियम ओलंपिक खेलों में किया गया था। कहाँ पे किया था? तो एंटवर्प कहाँ पे? तो यह बेल्जियम में है। ओलंपिक ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो एंटवर्प पे बेल्जियम में ओलंपिक खेलों में किया गया था। उसके बाद एपिसोड 5 को देखते हैं लोग, यानी कि अभी सीरीज 1 ही चल रहा है और इसका एपिसोड 5 हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है बिटकॉइन के बारे में देखते हैं लोग। बिटकॉइन एक डिजिटल यानी कि आभासी मुद्रा है। यह किस प्रकार की मुद्रा है? तो यह एक डिजिटल या आभासी मुद्रा है। कंप्यूटर के द्वारा इस मुद्रा का आदान प्रदान किया जाता है। इस मुद्रा का विकास सातोशी नाकामोटा यह कहाँ के रहने वाले थे? तो यह जापान के रहने वाले थे और इन्हीं के द्वारा बिटकॉइन मुद्रा का विकास किया गया था। अल सल्वाडोर ने इस मुद्रा को वैध मुद्रा घोषित किया था सर्वप्रथम, यानी कि सबसे पहले किस देश के द्वारा इस मुद्रा को वैध मुद्रा घोषित किया गया था? तो अल सल्वाडोर के द्वारा। अवमूल्यन क्या होता है? तो हमारी घरेलू मुद्रा की वैल्यू कम होना अवमूल्यन कहलाता है। अवमूल्यन का प्रभाव क्या होता है? तो निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। भारत में अवमूल्यन वर्ष कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था और 1966 में हुआ था। और जो 1991 में हुआ था, तो उसमें यानी कि हमारे देश में 2 बार अवमूल्यन हुआ था 1991 में। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग का द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं लोग। बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1806 में होती है। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में की जाती है और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 को वर्ष 1921 में एक करके इंपीरियल बैंक का निर्माण किया गया। यानी कि बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में की गई थी। और इन तीनों बैंकों को 1921 में मर्ज करके क्या बना दिया गया? तो इंपीरियल बैंक का निर्माण किया गया। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक के स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का निर्माण किया गया। SBI का ध्येय वाक्य क्या है? SBI का ध्येय वाक्य का बात किया जाए तो शुद्ध बैंकिंग कुछ भी नहीं है, इसका ध्येय वाक्य है। SBI का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नरीमन पॉइंट मुंबई में है। कहाँ पे? नरीमन पॉइंट मुंबई में है। उसके बाद अगला टॉपिक है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यानी कि नाबार्ड। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी नाबार्ड की। 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पे की गई थी? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पे। और इसका मुख्यालय यानी कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे? तो मुंबई में है। वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है? तो साजी केवी हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए यानी कि नाबार्ड की, तो साजी केवी हो जाएंगे।
उसके बाद ये अगला बैंक है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि आरआरबी। आरआरबी इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना की जाती है। कब? 2 अक्टूबर 1975 को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार की 50% और प्रायोजक बैंक की 35% और राज्य सरकार की 15% हिस्सेदारी होती है। इस बैंक के लिए नोबेल पुरस्कार बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को मिला है। उसके बाद अगला टॉपिक है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के बारे में देखते हैं लोग। इसकी स्थापना आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत, किससे अधिनियम के तहत 1934 के तहत है। और इसका कार्यालय कहाँ पे है? तो आरबीआई का आरंभ में कलकत्ता था, यानी कि शुरुआती दौर में इसका कार्यालय कोलकाता था और बाद में इसे 1937 में मुंबई शिफ्ट किया गया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण की बात किया जाए तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। प्रथम गवर्नर कौन थे आरबीआई के? तो ऑशबर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। वर्तमान गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा। और क्रम की बात की जाए इनका क्रम की, यानी कि संजय मल्होत्रा किस क्रम के गवर्नर हैं? तो 26वें क्रम के हैं। किस क्रम के? 26वें क्रम के हैं। इसका लोगो क्या है, यानी कि आरबीआई का लोगो क्या है? तो एक बाघ व ताड़ का पेड़ इसका लोगो है। उसके बाद अगला टॉपिक है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के बारे में देखते हैं लोग कि इसकी शुरुआत कब से होती है। मेक इन इंडिया की 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत की जाती है। और इसका उद्देश्य क्या रहता है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए द्वितीयक क्षेत्र का विकास करना। 25 सितंबर अंत्योदय दिवस में मनाया जाता है 25 सितंबर को। और किसकी याद में? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक है जन धन योजना के बारे में देखते हैं लोग। इसकी शुरुआत कब होती है जन धन योजना की? तो 28 अगस्त 2014 को। कब? 28 अगस्त 2014 को। यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है। और इसका ध्येय वाक्य की बात की जाए तो मेरा खाता भाग्य विधाता किसका ध्येय वाक्य है? तो क्या हो जाएगा? जन धन योजना का। उज्ज्वला योजना के बारे में देखते हैं लोग। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 से होती है। कब से? 1 मई 2016 से की जाती है। उसके बाद अगला योजना देखते हैं लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसकी शुरुआत कब से होती है? तो इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत होती है। और कहाँ से? पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत की जाती है। अगला योजना है प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की जाती है। कहाँ से? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। इस योजना में एक वर्ष के अंदर किसानों को 2000 रुपये की 3 किस्तें कुल 6000 रुपये मिलते हैं। मिशन इंद्रधनुष। उसके बाद अगला टॉपिक है मिशन इंद्रधनुष से क्या है? तो इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को की गई थी। कब गई थी? 25 दिसंबर 2014 को। इस योजना का संबंध टीकाकरण से। इस योजना यानी कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो इसका संबंध टीकाकरण से है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन दिवस का, यानी कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो सुशासन दिवस है किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के उपलक्ष्य, यानी कि उनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। उसके बाद अगला योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को की जाती है। सूरतगढ़ गंगानगर राजस्थान से। कहाँ पे? सूरतगढ़ गंगानगर राजस्थान से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की जाती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को इसकी शुरुआत की जाती है। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को की गई थी। कब की गई थी? 11 अक्टूबर 2014 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा अधिनियम 2005 के तहत इस योजना को 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ किया गया। 2 अक्टूबर 2009 में नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा कर दिया गया। उसके बाद अगला टॉपिक है प्रमुख अधिनियम के बारे में देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो 1972 में लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1986 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और 2019 से। उसके बाद अगला टॉपिक है नीतिगत दर क्या होता है? तो रीपर्चेज ऑप्शन रेट है। नीतिगत दर को रेपो रेट दर भी कहा जाता है। यह अल्पकालिक होता है। यह किस प्रकार का होता है? तो यह एक प्रकार का अल्पकालिक दर होता है। आरबीआई जिस दर पर बैंक को उधार देती है।
उसके बाद अगला टॉपिक है निर्धनता। निर्धनता क्या है? तो निर्धनता जीवन जीने के साधनों हेतु धन का अभाव है निर्धनता। निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा रैग्नर नरकसे ने दी थी। किसके द्वारा दी गई थी? रैग्नर नरकसे के द्वारा दी गई थी। आधुनिक के अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। आधुनिक के अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। इनकी पुस्तक का नाम द वेल्थ ऑफ नेशन है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम दास कैपिटल है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो दास कैपिटल है। उसके बाद राष्ट्रीय आय के बारे में देखते हैं लोग। वर्ष 2019 से पहले राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि CSO द्वारा किया जाता था। लेकिन वर्ष 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSA को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO बनाकर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय या संगठन की स्थापना 2 मई 1951 में हुई थी। यह स्थापना कलकत्ता में प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सकल राष्ट्रीय आय से निवल राष्ट्रीय आय निकालने के लिए मूल्यह्रास को कम कर दिया जाता है। अगला टॉपिक है कि सकल घरेलू यानी कि राष्ट्रीय प्रसन्नता की अवधारणा वर्ष 1972 में भूटान के राजा जिंगमे सिंगे वांगचुक ने दी थी। विश्व प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक है हरित क्रांति के बारे में देखते हैं लोग। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में इस क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 के बीच में हुई थी। इस क्रांति में मुख्य रूप से गेहूँ चावल फसलों को शामिल किया गया है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गिन कुरियन है। कौन थे? वर्गिन कुरियन है। उसके बाद आर्थिक के सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे देखते हैं लोग। आर्थिक के सर्वेक्षण को बजट से एक दिन पहले प्रकाशित किया जाता है। इसको मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद ये एपिसोड 6 की बात करते हैं लोग। एपिसोड 6 संविधान की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। संविधान शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति, ये इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद अगला टॉपिक है प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? तो समान सिविल संहिता यानी कि UCC यह कहता है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण के लिए इसे गिरफ्तार किया गया है। यानी कि यह 48A किससे संबंधित है? अनुच्छेद 48 से किससे संबंधित है? तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 48 का A। अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? तो न्यायपालिका व कार्यपालिका की शक्ति का पृथक्करण किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। किससे? अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। भारत की विदेश नीति का संबंध अनुच्छेद 51 से है। उसके बाद अगला टॉपिक है लोक लेखा समिति की बात किया जाए तो इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं इस समिति में? तो कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 सदस्य व राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। लोकलेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। लोकलेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्ष का नेता होता है। इसे समिति को नियंत्रक महालेखा परीक्षक का मित्र या मार्गदर्शक कहते हैं। इसे समिति को किसका मित्र या मार्गदर्शक कहते हैं? तो नियंत्रक के महालेखा परीक्षक का। उसके बाद अगला टॉपिक है अध्यादेश। अध्यादेश के बारे में देखते हैं लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है।
राज्यपाल के पास अध्यादेश से जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। राज्यपाल के पास अनुच्छेद 213 में और राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 123 में। अध्यादेश एक अस्थायी अधिनियम है। क्या है? यह एक प्रकार का अस्थायी अधिनियम है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल के पास क्षमादान शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 161 में है। अध्यादेश 6 माह के लिए लागू होता है। अध्यादेश कितने महीना के लिए लागू होता है? तो 6 माह के लिए लागू होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिनको साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में विशेष अनुभव होता है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या 1/6 भाग मनोनीत करता है, जिनको साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन व समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष अनुभव होता है। उसके बाद अगला टॉपिक है महाभियोग। महाभियोग के बारे में देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। इसके जरिए राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आरोप में पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को कब पद से हटाया जा सकता है? तो संविधान के उल्लंघन करने के आरोप में। महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता का 1/3 कुल सदस्यता के 2/3 से अधिक के बहुमत से पारित किया जा सकता है। जो महाभियोग का प्रस्ताव होता है, सदन की कुल सदस्यता का 2/3 से अधिक के बहुमत से पारित किया जा सकता है। महाभियोग के प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि संसद के किसी भी सदन में इसे महाभियोग का प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है, वह राज्यसभा हो या लोकसभा हो। महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार और असक्षमता है। महाभियोग का आधार क्या है? तो संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार और असक्षमता है। भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर अब तक महाभियोग नहीं लगाया गया है। भारत के अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। उसके बाद अगला देखते हैं लोग कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी? यहाँ पे भारत पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और यह एक प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है महान्यायवादी भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। भारत के प्रथम महान्यायवादी MC शीतलवाड़ थे। कौन थे? MC शीतलवाड़ थे। महान्यायवादी संयुक्त बैठक में भाग तो ले लेता है, यानी कि यह संयुक्त बैठक में भाग तो ले लेता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। उसके बाद अगला टॉपिक है लोकसभा के बारे में देखते हैं लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी थी। क्या थी? मीरा कुमारी थी। भारत में सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष बलराम नाखड़ थे। क्या थे? बलराम, सॉरी यहाँ पे झ या न की तरह लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बलराम झाकड़ थे। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो ओम बिरला हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त बैठक उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 108 में, यानी कि संयुक्त बैठक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 108 में किया गया है। संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस बैठक में राज्यसभा व सभापति भाग नहीं लेता है। उसके बाद अगला टॉपिक है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय का उल्लेख मिलता है। उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। कौन थी? फातिमा बीबी। और इनका हाल ही में निधन हुआ है। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को देखते हैं लोग कि हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। कौन थी? लीला सेठ थी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी थी। कौन थी? अन्ना चांडी थी। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है। और इनका क्रम की बात किया जाए तो 91वें क्रम के कौन है? तो संजीव खन्ना है। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला
स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी, यह उत्तर प्रदेश की थी। सत्रवसान, उसके बाद अगला टॉपिक है सत्रवसान किसे कहते हैं? सत्र की शुरू करना सत्र आहूत कहलाता है। सत्र को समाप्त करना सत्रवसान कहलाता है। सत्र को समाप्त करना क्या कहलाता है? तो सत्रवसान कहलाता है। इन शक्तियाँ केंद्र पर राष्ट्रपति के पास व राज्य स्तर पर राज्यपाल के पास होती है। इनकी शक्तियाँ यानी कि इनकी शक्तियाँ सत्र आहूत करने की शक्ति या सत्रवसान करने की शक्ति, इनकी शक्तियाँ केवल केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति के पास से व राज्य स्तर पर राज्यपाल के पास होती है। राज्यपाल को विधानसभा का सत्रवसान करने की शक्ति होती है। राज्यपाल को विधानसभा का सत्रवसान करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति को संसद का सत्रवसान करने की शक्ति होती है। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं लोग, न्यूनतम आयु, यानी कि किस उम्र में यानी कि हम लोग राष्ट्रपति बन सकते हैं, उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति की सबसे कम यानी कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। लोकसभा सांसद की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राज्यसभा सांसद की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। वोट डालने का उम्र 18 वर्ष है। और उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। राज्यपाल की भी 35 वर्ष है। और विधानसभा सदस्य 25 वर्ष है। और विधानसभा पे विधानसभा और विधान परिषद, यानी कि यहाँ पे विधानसभा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? विधान परिषद हो जाएगा। विधान परिषद सदस्य बनने की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। न्यूनतम उम्र लगभग 30 वर्ष होनी चाहिए।